मेरे एक दोस्त हैं, नाम है उनका देवराज शर्मा, जो कि प्राइमरी एजुकेशन में टीचर हैं। दरअसल उनके पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला अपने आप को पुलिस वाला बताता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। न केवल तुम्हारा लड़का बल्कि उसके कई दोस्त भी शामिल थे। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो आपको थाने आना पड़ेगा। इस तरह की जब बात की जाती है तो देवराज शर्मा कुछ इस कदर घबरा जाते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करूं क्या। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि उस्मान सैफी, जो कि क्राइम की बहुत सारी कहानियां सुनाते रहते हैं, एक काम करता हूं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं, हो सकता है वहां से कुछ हेल्प मिल जाए। जब हम दोनों की बातचीत चल रही थी तो मैंने उनसे ये पूछा कि तुम्हारा बेटा फिलहाल कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे पास है, जबकि वो ये बता चुका था कि तुम्हारे बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ इसी तरह की बात थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात थी कि उनसे ये कहना है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ जाकर बातचीत करेंगे। ऐसे ही किसी के पास अगर फ़ोन आता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए इस तरह की बात अगर फ़ोन आते हैं तो कोई भी ठगी से बच सकता है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई अपने आप में अजब गजब है, अनोखी कहानी है। अगर हम इसे भारत के इतिहास की ऐसी पहली कहानी कहें कि किसी ठग को किसी ने ठग लिया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठग खुद ठगी का शिकार हो जाता है और ये कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। जब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है तो लोग ये कहने लगते हैं कि कानपुर के उस लड़के को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, जिसने वाकई सामने वाले को चारों खाने चित कर दिया और एक बेहतरीन संदेश दिया। आज की कहानी संदेश देगी और आपको एक हिम्मत पैदा करेगी कि आप कभी भी जो ठगी का शिकार होने से आराम से बच सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है, बर्रा विश्व बैंक। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक फ़ोन पहुंचता है। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं CBI से आनंद तिवारी बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत अश्लील वीडियो दिखा करते हो, साथ ही तुम्हारी मेरे पास 36 अश्लील वीडियो हैं और 12 फ़ोटो हैं। तुम्हारे खिलाफ हमने एक FIR दर्ज कर ली है। आपका WhatsApp नंबर पे मैं उसको सेंड कर रहा हूँ। इतना कहता है और इतना कहने के बाद वो फ़ोन अपना कट कर देता है। और जैसे ही इस भूपेंद्र सिंह के पास ये FIR कॉपी आती है तो उसका बाकायदा नाम लिखा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी कुछ देर बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है और दोबारा फ़ोन आने के बाद CBI ऑफिसर, जो कि आनंद तिवारी, वो कहता है कि देखा आपने किस तरह की। अब इस तरह की जो FIR कॉपी देखने के बाद जो भूपेंद्र सिंह होता है वो थर थर कांपने लगता है। इधर से धमकी दी जाती है, यही बात तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को अगर पता चलेगी तुम्हारी इन करतूतों के बारे में, तो शायद तुम्हारे माँ बाप कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इस तरह की बात सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है, यानी कि भूपेंद्र सिंह रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दरअसल मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ। यदि ये बात मेरी माँ, मेरे पिता को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मेरा तो घर से निकलना दूभर हो जाएगा। इस तरह की बात जब उस लड़के ने कहनी शुरू की तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 12वीं के स्टूडेंट हो। जब ये बात सुनी जाती तो कहता है कि ठीक है, तुम 16,000 रुपये का इंतज़ाम कर लो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16,000 रुपये के इंतज़ाम की बात आती है। अब वो लड़का कहता है कि साहब मैं 16,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँगा, वैसे भी मैं 12वीं का छात्र हूँ, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब बात ऐसी छोड़ने की आती है तो सामने वाला तो ऑफिसर मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तभी उसे एक याद आता है, कहानी याद आती है। दरअसल वो कहता है कि मैंने कुछ महीनों पहले अपने ही घर से एक सोने की चैन चोरी कर ली थी और सोने की चैन चोरी करने के बाद एक सुनार है, मैं उसको वहाँ पर गिरवी रख के आ गया था। अब ये बात जब सामने वाला सुनता है तो बोले मैं इस क्या करूं इस कहानी के बारे में। तो कहता है कि उस चैन की अगर हम बाज़ार में बेचते हैं या उनसे बात करते हैं तो लगभग 40,000 रुपये की चैन वो बिक जाएगी। इसलिए सर उस चैन को वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। यदि मैंने वहाँ चैन बेची तो बात मेरे घर तक पहुँच जाएगी, और घर तक इसलिए पहुँच जाएगी क्योंकि वो मेरे दोस्त के पापा की जो दुकान है। जैसे साइबर ठग ने बात सुनी तो साइबर ठग ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि साहब 3,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं 3,000 रुपये उस सुनार को दूंगा, वहाँ से चैन उठाऊंगा, उसके बाद उस चैन को किसी दूसरे को बेचकर जो आपके पैसे हैं वो आपको दे दूंगा, बाकी पैसे मैं अपने पास रख लूँगा। ये साइबर ठग जो ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम अपना फ़ोनपे नंबर या जो भी नंबर है वो दे दीजिए, मैं उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो 3,000 रुपये 6 मार्च 2025 को ये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे और ट्रांसफ़र करने के बाद वो इंतज़ार करने लगा कि आखिरकार अब 7 तारीख को फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है कि
तुमने वो काम किया कि नहीं किया? उसने कहा कि सर मैंने चैन तो छुड़ा ली है, आप देख सकते हैं। उसका फ़ोटो भी बाकायदा भेजता है और फ़ोटो भेजने के बाद दिखाता है चैन तो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन आपको तो पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे सुनार के पास जाता है और दूसरे सुनार के पास जाने के बाद उस चैन को गिरवी रख देता है और गिरवी यानी कि वो बेचना चाह रहा था। जैसे ही उस चैन को वो बेच रहा था तो सुनार ने कहा कि ये तुम शायद चोरी करके लेके आए हो और इसलिए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वो किसी तरकीब से तो वहाँ से निकल आता है, लेकिन चैन उसकी मिलती नहीं है। अब वो सुनार कहता है कि अगर चैन आपको चाहिए या तो माँ को लेके आओ या फिर अपने पिता को लेके आओ। उधर जो सीबीआई का ऑफिसर था, जब उसने फ़ोन किया तो उसने पूरी कहानी बताया कि जो दूसरे सुनार के पास जाता है, सुनार को चैन बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने चैन तो अपने पास रख ली। वो कहता है कि चैन आपको एक ही शर्त पर मिलेगी, या तो माँ को लेके आओ या फिर अपने पापा को लेके आओ। अब वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि सब मैं क्या करूँ, मेरी चैन भी हाथ से निकल गई है और माँ बाप को मैं लेके जा नहीं सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है कि किस तरह की आपको मदद चाहिए? वो साफ साफ कहता है कि मदद की क्या है, आप मेरे पिता बनकर उस सुनार से बातचीत कर लेना। सुनार से आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि वो चैन मुझे वापस कर दे या फिर चैन के पैसे मुझे दे दे। जब इस तरह की बात थी तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, जब वहाँ सुनार के पास तुम जाओ तो मेरी उससे बातचीत करा देना। अब जैसे ही वो सुनार के पास जाता है तो सुनार से बातचीत कराने लगता है। सुनार बातचीत करता है और कहता है कि इस छोटे से बच्चे को चैन लेकर आपने भेज दिया है, ये चोरी करके लेकर आया, कहाँ से लेकर आया, मैं कैसे, कुछ इस तरह की हॉट टॉक भी होती है उस सुनार के बीच में और जो सीबीआई का ऑफिसर होता है उसके बीच में। आखिरकार दोनों की सहमति बन जाती है और सहमति बनती है कुछ 3500 रुपये देने पर, कि आपको 3500 रुपये देने ही पड़ेंगे और 3500 रुपये दोगे तब आपकी चैन छोड़ी जाएगी। कुल मिलाकर उसके खाते में यानी कि 3500 रुपये डाल दिए जाते हैं और 3500 रुपये डालने के बाद वो उस चैन को लेकर फिर चला जाता है। अब की बार उसने कहा कि मैं चैन को बेचूंगा नहीं, बल्कि चैन को मैं कुछ और सोचता हूँ। वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है और मैं एक परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जब दोस्त कहता है ठीक है, इसके लिए एक रास्ता है, इसको अगर हम गोल्ड को जमा कर दें और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं, यानी कि 1,10,000 रुपये का लोन इस पर आराम से मिल जाएगा। दोस्त के माध्यम से इस तरह से बातचीत करता है। फिर उस व्यक्ति का यानी कि सीबीआई ऑफिसर का फ़ोन आता है। सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब क्या प्रोसेस चला है क्या नहीं, तो उसने कहा मेरे अपनी दोस्त से बात हो चुकी है और इस चैन को रखने के बाद हमें 1,10,000 रुपये का लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल जाएगा, इसलिए बस हमें वहाँ जाना है। अब ये यहाँ जाते हैं यानी कि गोल्ड लोन की दुकान पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी समझते हैं और कहानी समझने के बाद फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं जो ऑफिसर होता है। ऑफिसर कहता क्या है, उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो उसका एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इस तरह की बात थी। उस ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चैन को आप दे दो और जो पैसे हैं मैं उसके खाते में डाल रहा हूँ। कुल मिला के 3 या 4 बार में उन्होंने धीरे धीरे करके 9,500 रुपये उस व्यक्ति से ले लिए। अब उस व्यक्ति से यानी कि जो ऑफिसर था, सीबीआई का ऑफिसर था, उसने 3,000 एक बार, 3,500 एक बार और 3,000 एक बार, लगभग 9,500 रुपये दे दिए। और उस लड़के ने अब एक तरह से कन्नी से काटने लगता है। जब कन्नी काटने लगता है तो इसके बाद फिर बचने की कोशिश कर रहा था। उधर से वो लगातार फ़ोन कर रहा है। तब उसने धमकाना शुरू किया और उसने कहा कि मेरी एक बड़ी सीनियर ऑफिसर है, तुमसे बात करेंगे और देख लेना तुम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी लगातार मदद कर रहा हूँ, कदम कदम पे मदद कर रहा हूँ और तुम इसमें लापरवाही मत बरतो। लड़का जब भी बात करता था, यानी कि भूपेंद्र जब भी बात करता था, वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बात करता था, डरते हुए बात करता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास है। वो कोई 12th का स्टूडेंट नहीं था। जो सुनार की वो बात कर रहा था, वो सुनार जो बनता था तो उसका एक दोस्त होता है, खास दोस्त, जो उसके साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। कभी वो सुनार बन जाता है तो कभी वो गोल्ड पर लोन देने वाला एक आदमी बन जाता है। और इसी तरह से करते करते उसने 3-4 दिन तक ये इस साइबर ठग करने वाले व्यक्ति से बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान उसने उल्टा ही साइबर ठगी करने वाले को ही ठग लिया। और इसके बाद जो उसकी एक वीडियो ऑडियो होती है, ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और जैसे ऑडियो सोशल मीडिया वायरल होती है तो उसके बाद चाहे वो बड़े बड़े अखबार हो, दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर और अन्य अखबार हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। ये कुछ कहानी जो इन दोनों की बातचीत होती है उसका कुछ अंश है जो हम आपको ऑडियो के रूप में सुनवाना चाहेंगे और उससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर सारा कुछ डाल दिया, वो बोल रहा है कि एड्रेस इसमें डाल दो, क्या है जो अकाउंट एड्रेस है। मतलब अकाउंट एड्रेस है जी। मतलब अकाउंट नंबर तो नहीं डाला अभी?
नहीं, अकाउंट नंबर भर दिया सर हमने। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ सर हमने डाल दिया है। डाल दिया है जी जी। हम बेटा पोस्टिंग होकर आए थे, जो मेरा कार्ड है, मतलब जो खाता है जी। ये बेटा कानपुर का है। कानपुर का है? जी तो सर उसमें पता बोल रहा है कि उसमें पता डालिए, उसमें जो आधार कार्ड में हो। जी कानपुर क्योंकि नगर हाँ, क्योंकि सर जिला मांग रहा हूँ कानपुर कम अमाउंट होता सर तो चला जाता। है। कम अमाउंट होता तो सर चला जाता, लेकिन बड़े अमाउंट में 1 लाख से ऊपर है ना सर। तो एक नहीं तो तुम ऐसा करो, जी तुम्हारा कोई अकाउंट है मतलब तुम्हारे में? सर मेरा अकाउंट नहीं है सर कोई। तुम्हारे मतलब भूपेंद्र का? नहीं सर, भूपेंद्र का सर वो स्टूडेंट वाला सर खाता है, लेकिन सर उसमें नहीं आएगा, बड़ी अमाउंट में नहीं आएगा सर, स्टूडेंट खाता है। हमारे पास अकाउंट नहीं है तो सर वो बोल रहे हैं कि पेन नंबर और ये दोनों चीजें इसमें भरनी पड़ेगी। कैसे पिन नंबर? पेन कार्ड नंबर बोल पेन कार्ड अकाउंट का? जी, अकाउंट का पेन कार्ड नंबर जो है इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि सर बोले 49,000 के ऊपर कोई रकम होती है तो उसमें पेन कार्ड लगता है। पेन कार्ड कहाँ है? कह रहे अकाउंट में आधार पेन कार्ड तो सर जरूरी रहता है, तो कह रहा वो लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड पेन कार्ड नहीं है बेटा। सर वो हमने सारी सर चीजें भर दी हैं सर, मेरा भी क्योंकि समय हो रहा 2-4 हो गया है। कहते फोन पे पैसा चला जाएगा? सर फोन पे सर हमने कभी कराई नहीं इतनी बड़ी रकम सर। बेटा पेन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, फिर अपने पास वो उसका किसी का भी लगाओ, दोस्तों का, क्योंकि हमारे पास नहीं है, समझे? जी सर। हाँ। सर इसमें लगाना पड़ेगा सर। सर जैसे कानपुर का सर कहाँ का खाता था सर, हम अगर एड्रेस उसमें डाल दें, उसमें बोल दें कि अब यहाँ पे रह रहे हैं ये कानपुर में, सर कहाँ का एड्रेस डाल दें इसमें कानपुर में? मतलब एड्रेस ही डालना है ना? जी एड्रेस डालना है, बोल देंगे कि अब ये यहाँ पे रहने लगे हैं, पहले यहाँ पे रहते थे कानपुर में। बोल देंगे कि कानपुर में पहले यहाँ रहते थे, अब ये और कहीं रहने लगे हैं, तो हम कानपुर वाला एड्रेस डाल दे रहे हैं, किराए पे रहते थे, हम बोल देंगे। बेटा कहीं दिक्कत ना आ जाए। नहीं सर, दिक्कत सर क्यों आएगी सर, दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि सर हम डाल रहे हैं पैसे। जी मान लो जो अकाउंट खुला हुआ है जी बेटा, ये कहना लगता है। अच्छा कहना तो सर, लेकिन दिक्कत सर नहीं होगी सर, क्योंकि सर हम बताएंगे नहीं ना सर किसी से, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हम बोल देंगे कि हमने दोस्त को दे दिया था, अब दोस्त जो है मकान खाली करके चला गया, पता नहीं कहाँ रहता है। जी कहना कानपुर नगर, ठीक है? जी तो सर क्या बोल दें उनसे, कहना मतलब जहाँ का खुला हुआ है जहीर के गांव का है ये। समझो मेरी बात है? जी कहना बिल्कुल तुम बड़ी यार प्रॉब्लम में फंस गई हो। नहीं सर, हम तो सर आपकी मदद कर रहे हैं सर, हम तो तुरंत सर हमने अमाउंट भी भर दिया 1,15,000 रुपये सर। 1,15,000 का अमाउंट भर दिया है तो बेटा 1,15,000 रुपये का अमाउंट भरने के बाद है, मैंने इसी वजह तुमसे बोला था अकाउंट नंबर डालने से पहले उससे पूछ लेना। सर अकाउंट नंबर तो सारी चीजें, लेकिन कह रहा था सर उसमें, लेकिन सर दिक्कत नहीं होगी सर, हम नहीं बताएंगे सर किसी को, क्योंकि सर पकड़े मारे तो सर हम भी जाएंगे ना, लेकिन हम बताएंगे नहीं सर, क्योंकि पापा इतना हमको प्यार करते हैं, मारेंगे भी नहीं, क्योंकि पापा। नहीं है बेटा, जी पेन कार्ड इसमें नहीं है।
तो सर उसमें एक्चुअल सर एड्रेस तो उसमें सर डालना पड़ेगा क्या सर? डाल दे इसमें मतलब कुछ भी डाल दो। सर। कैंदा सर नगर है क्या सर? ये कैंदा नहीं, कहना कानपुर नगर है। कैंदा कानपुर नगर। हाँ। सर शाखा सर कौन सी डाल दें? है? शाखा सर शाखा जो है ग्रामीण बैंक की है। अच्छा, शाखा ग्राम नहीं सर, जो जहाँ एड्रेस है उसकी शाखा सर। कौन सी मतलब जो शाखा? जी जहाँ पर एड्रेस है सर उसकी शाखा। मतलब जिस जगह पे रहते हैं 209214। जी हो गया? सर क्या डाल दें? 209214 ये सर क्या पता है कि कोड वर्ड है सर? कोड वर्ड है। ठीक है सर, देखिए हम डाल रहे हैं सर, क्योंकि मेरा भी समय हो रहा है सर ना। रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट कर लेना, तो फटाक से फिर दूसरा 20 तारीख को दूसरे कागज चेक करवा के जाना, ठीक है? आपने इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किस तरह से उस लड़के ने एक ठगी करने वालों को उल्टा ठग लिया, और उसके बाद उसने डीसीपी के पास जाने के बाद एक पत्र दिया, यानी कि प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि कुछ इस तरह से मुझे धमकी भी दी जा रही है। अब इस मामले के वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि जिसने ये ठगी के लिए कोशिश की थी, हालांकि वो खुद ठगा गया है, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास न जाने कितने लोगों के पास प्रतिदिन के हिसाब से फ़ोन आते हैं, बताया जाता है कि आपका बेटा फला जगह पकड़ा गया है, आपके अकाउंट में गड़बड़ है, आपके ईडी का आपके पास छापा पड़ने वाला है। इस तरह की नई नई कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और लोगों को ठगा जाता है। कुछ लोग जो होशियारी से काम लेते हैं, सतर्कता से काम लेते हैं, वो तो बच जाते हैं, भूपेंद्र जैसे लोग। लेकिन कुछ लोग जो डर जाते हैं, वो अपना जो जमा पूंजी होती है वो सामने वाले को लुटा देते हैं, और वो लूटने वाले आराम से लूट कर निकल जाते हैं, और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ठगी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति के साथ ठगी हुई है तो वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसलिए दूर दराज के लोगों के और पूरे नेक्सस पूरा इनके कोई साथी होते हैं और पूरा इंतजामात के साथ चलते हैं, इसलिए उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका जागरूक होना, आपका सतर्क होना, आपका सचेत होना बेहद ज़रूरी है, ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो सके। जाते जाते ऋषिकेश के रहने वाले हैं ब्रजेश कुमार निगम है, राजस्थान के खलील खान हैं, तुकाराम, अमन, प्यारे सिंह, जुबैर तागला, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, नवेद अंसारी, जमालुद्दीन हाबरी, अयूब, शमशाद अली, सचिन कुमार, दिलीप कुमार, सोनू सैनी, निर्देश कुमार वर्मा, नकुल कुमार मौर्य, पद्मा राम, देवासी, लकी वर्मा, राजकुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।